नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में देश के लोक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर हर घर जल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रभावों को रेखांकित किया गया। सरकार ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों को अधिसूचित किया। यूरोपीय संघ ने डब्ल्यूटीओ में औपचारिक रूप से कार्बन सीमा संयोजन तंत्र के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया। सीएससीपी ने यूरिया के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए इसे पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था के तहत लाने के लिए केंद्र से सिफारिश की। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय की। पहली बार नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सौर पवनों के स्रोत के बारे में पता लगाने के लिए सूर्य को स्पर्श किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में देश के लोक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर हर घर जल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रभावों को रेखांकित किया गया। हर घर जल शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में डायरिया संबंधी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीमारियां जल, सफाई और स्वच्छता संबंधी समस्याओं से जुड़ी हैं और समग्र रोग भार में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के मुताबिक टिप्पणी ये की गई है कि वर्ष 2019 में असुरक्षित पेयजल के साथ साथ अपर्याप्त सफाई और स्वच्छता विश्व स्तर पर 1.4 मिलियन मौतों और 74 मिलियन दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष के लिए उत्तरदायी थी। इस कार्यक्रम का प्रभाव ये है कि हर जल कार्यक्रम से भारत में डायरिया से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को टाला जा सकेगा। डायरिया से होने वाली 14 मिलियन डेलीज यानी कि दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष को रोका जा सकेगा। दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष समय से पहले मृत्यु के कारण नष्ट हुए जीवन वर्ष प्लस बीमारियों की वजह से हुई दिव्यांगता के साथ व्यतीत जीवन वर्ष है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी टिप्पणी की गई कि वर्ष 2018 में भारतीय महिलाओं ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी लाने में रोजाना औसतन 45.5 मिनट व्यतीत किए। हर घर जल मिशन की वजह से लगभग 101 बिलियन डॉलर और समग्र रूप से प्रतिदिन 66.6 मिलियन घंटे की बचत। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जल जीवन मिशन में सरकार के निवेश से स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और इसका प्रभाव ये हुआ कि जल और स्वच्छता में निवेश करने से आर्थिक, पर्यावरण, जल की गुणवत्ता और स्वास्थ्य जैसे कई लाभ प्राप्त होते हैं। सुरक्षित जल के सेवन से संचारी और गैर संचारी दोनों प्रकार के रोगों के निदान में सहायता मिलती है। हर घर जल कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल द्वारा सुरक्षित पेयजल की वहनीय, नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब तक की प्रगति की बात करें तो वर्ष 2019 में 16.64% ग्रामीण परिवार के पास नल जल कनेक्शन था। कार्यक्रम आरंभ होने के 41 महीनों के भीतर ही 62.84% ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन पहुंच गया। सरकार ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों को अधिसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कई उपायों को अधिसूचित किया है। इनका उद्देश्य दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक विवेकपूर्ण ढांचे को बढ़ावा देना और सभी विनियमित संस्थाओं के लिए दिशा निर्देशों को सुसंगत बनाना है। अधिसूचित उपायों में शामिल है नई शाखाएं खोलने की अनुमति। यूसीबीज अब आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष की शाखाओं की संख्या के 10% तक नई शाखाएं खोल सकते हैं। एक मुश्त निपटान की अगर हम बात करें तो इसकी अनुमति दी गई है। ये उपाय सहकारी बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा मंजूर नीतियों के तहत तकनीकी राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू करने और ऋणी के साथ निपटान संबंधी समझौता करने की सुविधा प्रदान करता है। इन उपायों ने सहकारी बैंकों को अब अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बराबर ला दिया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो पीएसएल संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा को और 2 साल यानी कि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। 60% पीएसएल लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर अब 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। एक अन्य उपाय में शामिल है आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित करना। यूसीबीज के साथ समन्वय करने और केंद्रित अंतरक्रिया करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। यूसीबीज ऐसी सहकारी समितियां हैं जो संबंधित राज्यों के राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत
पंजीकृत होती हैं। यूसीबी को प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2020 में सरकार ने यूसीबीज को विनियमित करने के लिए आरबीआई को अधिक अधिकार देने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया था। यूसीबीज के लिए नई पहलों की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कई सेवाएं यूसीबीज प्रदान नहीं कर सकते थे। वे अपनी शाखाओं के नेटवर्क का अपनी अवस्थिति वाले या फिर निकटवर्ती जिलों में या फिर पूरे राज्य में विस्तार करने में असमर्थ थे। आरबीआई के साथ इनका बेहतर समन्वय नहीं हो पाता था। अगला टॉपिक है, यूरोपीय संघ ने डब्ल्यूटीओ में औपचारिक रूप से कार्बन सीमा संयोजन तंत्र यानी सीबीएम के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है। सीबीएम एक तरह का कर है जो ईयू के देशों में प्रवेश करने वाले ऐसे उत्पादों पर लगाया जाएगा जिनकी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। साथ ही ये व्यवस्था गैर यूरोपीय संघ के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगी। इसका प्राथमिक उद्देश्य कार्बन रिसाव को रोकना है। विनिर्माता उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादन संयंत्रों को ईयू से बाहर ऐसे देशों में ले जाते हैं जहां तुलनात्मक रूप से कम सख्त जलवायु नीतियां और कानून मौजूद हैं। इसे कार्बन का रिसाव कहा जाता है। सीबीएम इस प्रथा को कम करेगी। ये ईयू के व्यापक यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है। ग्रीन डील का लक्ष्य 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 55% की कमी करना है। साथ ही 2050 तक यूरोप को जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाना है। भारत यूरोपियन यूनियन के प्रस्तावित कार्बन कर को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दे सकता है और इस कर को लेकर भारत की कई चिंताएं हैं, जैसे कि ये संयुक्त राष्ट्र के साझी किंतु विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के प्रतिकूल है। भारत ने सीबीएम को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसका विरोध किया है। इसके लागू होने से यूरोप में भारतीय वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। इससे उनकी मांग में कमी आएगी। इससे भारत से मांस, खाल से बनी चमड़े की वस्तुएं, लकड़ी के फर्नीचर, कागज और कॉफी के निर्यात पर असर पड़ेगा। कार्बन टैक्स के तहत सरकार उत्सर्जन के बदले मूल्य निर्धारित करती है। उत्पादकों को उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बदले इस मूल्य का भुगतान करना होता है। फिनलैंड कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है। यूरोपियन यूनियन के जितने भी उत्पादक हैं वो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम का पालन करते हैं जो कि ईयू के क्लाइमेट स्टैंडर्ड से मैच करते हैं और उसके बाद वो ईयू की मार्केट में एंटर करते हैं। वहीं अगर नॉन ईयू प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ये ईयू स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हैं और इसीलिए ये सीबीएम पे करते हैं, यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो नॉन ईयू देश जितने भी हैं उनको सीबीएम का भुगतान करना होगा और इस तरह से वो यूरोपियन यूनियन के बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं। सीएससीपी ने यूरिया के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए इसे पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था के तहत लाने के लिए केंद्र से सिफारिश की। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने प्रति किसान उर्वरकों के सब्सिडी वाले बैग्स की संख्या पर एक अधिकतम सीमा आरोपित करने की भी सिफारिश की है। इससे सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। ये सिफारिशें खरीफ फसल 2023-2024 सीजन के लिए सीएससीपी की गैर मूल्य नीतिगत सिफारिशों का हिस्सा हैं। सरकार उर्वरक के निर्माताओं या आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराती है। इसके तहत यूरिया को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है। फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक के लिए एक एनबीएस योजना लागू की गई है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, इसे पूर्ववर्ती रियायत योजना 1992 को जारी रखने के क्रम में 2010 में प्रस्तुत किया गया था। ये डाई अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, सिंगल सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट आदि के लिए लागू है। इन सभी लिखित उर्वरकों में निहित प्रथम पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तथा पोषक तत्व सल्फर एनबीएस के लिए पात्र है। ऊपर दिए गए उर्वरकों के द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त किसी भी प्रकार के लिए अलग से सब्सिडी दी जाती है। अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के आधार पर उर्वरक विभाग प्रतिवर्ष प्रति पोषक तत्व सब्सिडी तय करता है। सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को जारी की जाती है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं। एनपीपीए ने मधुमेह और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं सहित 23 फॉर्मुलेशन की खुदरा कीमतें तय की हैं। इसके साथ ही औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत 15 अनुसूचित फॉर्मुलेशन के अधिकतम मूल्य को भी संशोधित किया गया है। भारत में औषधि मूल्य नियंत्रण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मूल्य नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची तैयार करता है।
इस सूची में शामिल आवश्यक दवाएं स्वतः ही औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत आ जाती हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र निकाय है। एनपीपीए इन मूल्य नियंत्रणों को लागू करता है और साथ ही ये कार्य भी करता है कि औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करना, औषधियों की कमी की पहचान करना, औषधियों के उत्पादन, निर्यात और आयात तथा अलग अलग कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना और उनके रखरखाव करने का कार्य भी करता है। इसके अलावा और भी कई कानून हैं, जैसे कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, फार्मेसी अधिनियम 1948, औषधि और चमत्कारिक उपचार आक्षेपणीय विज्ञापन अधिनियम 1954, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। मूल्य नियंत्रण तंत्र की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक बाजार आधारित मूल्य निर्धारण तंत्र लागू है। इसके तहत सभी ब्रांड्स के सामान्य औसत मूल्य को अधिकतम मूल्य माना जाता है। अनुसूचित दवाओं के अधिकतम मूल्य में थोक मूल्य सूचकांक के मुताबिक वार्षिक वृद्धि की अनुमति दी जाती है। पहली बार नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सौर पवनों के स्रोत के बारे में पता लगाने के लिए सूर्य को स्पर्श किया। तो आपको बताते हैं सौर पवनों के संबंध में प्रोब द्वारा की गई खोज के बारे में। सौर पवनों का तेज प्रवाह अचानक ऊर्जा विमुक्त करने वाले प्रस्फुटनों से उत्पन्न होता है। ये ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्रों के तेजी से पुनः संरेखण यानी रीअलाइनमेंट के दौरान विमुक्त होती है। प्रोब ने पता लगाया है कि कोरोनल होल्स शॉवर हेड्स के आकार के होते हैं। ये सामग्री के अधिकतर समान दूरी पर स्थित फनल से बने होते हैं। कोरोनल होल्स अंधकारमय और अपेक्षाकृत कम गर्म क्षेत्र हैं जो सूर्य के बाहरी वातावरण में मौजूद हैं। इस खोज का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस मिशन द्वारा ये समझने में मदद मिलेगी कि सूर्य कैसे ऊर्जा को मुक्त करता है, साथ ही भूचुंबकीय तूफानों को कैसे संचालित करता है जो संचार नेटवर्क के लिए खतरा है। सौर तूफानों का बेहतर पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। सौर पवनें प्लाज्मा का एक सतत प्रवाह है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे आवेशित कण होते हैं। इसमें सौर चुंबकीय क्षेत्र का हिस्सा भी शामिल है और ये कोरोना से काफी आगे तक फैला हुआ है। ये ग्रहों और अंतरतारकीय माध्यम से अंतरक्रिया करती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी इस वर्ष आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य का अध्ययन करने के पीछे और भी कई कारण हैं, क्योंकि इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए कि इसकी निरंतर बदलती स्थितियां पृथ्वी या फिर किसी अन्य दुनिया और यहाँ तक कि अंतरिक्ष को भी कैसे प्रभावित कर सकती है, इस सब को समझने के लिए सूर्य का अध्ययन जरूरी है। सूर्य का अध्ययन पूरे ब्रह्मांड में अन्य तारों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। सौर क्रियाविधि को समझने जैसे कि कण त्वरण और सूर्य के आंतरिक भाग में संलयन अभिक्रिया आदि। और आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफ्रीकी देशों या पूरे अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय रूप से या फिर अलग अलग मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता कर सकता है। भारत अफ्रीका के दो महत्वपूर्ण समूहों यानी कि AFCFTA और साकू के साथ जुड़ा हुआ है। AFCFTA समझौते पर 2018 में 55 अफ्रीकी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना था। साकू दक्षिणी अफ्रीका के 5 देशों से मिलकर बना है। एक सीमा शुल्क संघ है। ये देश हैं बोत्सवाना, इस्ताविनी, लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। और अगला टॉपिक है रूपे कार्ड। RBI ने बैंकों को विदेशों में ATM और POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर और ऑनलाइन व्यापारियों के उपयोग के लिए रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। इसके अलावा विदेशी अधिकार क्षेत्रों में भी रूपे डेबिट कार्ड, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी किए जा सकेंगे। इनका उपयोग भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। इन उपायों से विश्व स्तर पर रूपे कार्ड की पहुंच और स्वीकृति का विस्तार होगा। रूपे भारत का अपनी तरह का पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 2012 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य वीजा जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क को प्रतिस्थापित करना है। सागर समृद्धि की अगर हम बात करें तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागर समृद्धि नामक प्रणाली लॉन्च की है। ये एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। वर्तमान में कोचीन बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह ने इस प्रणाली को अपनाया है। इसका उद्देश्य बेहतर उत्पादकता, बेहतर अनुबंध प्रबंधन और वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा के साथ ड्रेज सामग्री के प्रभावी फिर से उपयोग को सक्षम करेगा। सागर समृद्धि की क्षमताओं में शामिल है रियल टाइम ड्रेजिंग प्रगति रिपोर्ट, दैनिक और मासिक प्रगति का विजुअलाइजेशन, लोडिंग के स्नैपशॉट के साथ
साथ आसान लोकेशन ट्रैक डेटा, ड्रेजिंग, जल निकायों के तल से गाद और अन्य सामग्री को हटाने का कार्य है। साइबर सुरक्षा पर दिल्ली घोषणा पत्र। ये G20 सदस्य देशों के लिए साइबर स्पेस में जिम्मेदार राज्य व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धताओं की एक श्रृंखला का मसौदा है। इसका उल्लेख भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक द्वारा किया गया है। इसके प्रावधान मौजूदा गैर बाध्यकारी मानदंडों से तैयार किए गए हैं। इन मानदंडों पर G20 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसके तहत G20 देश महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे या अन्य आवश्यक प्रणालियों को नुकसान नहीं पहुंचाने, सहयोग करने, साइबर घटनाओं को कम करने और जांच करने आदि के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति ने आतंकवाद से निपटने के लिए दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया था। समुद्री ध्वनि प्रदूषण, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में समुद्री प्रजातियों के समक्ष एक बड़े खतरे यानी ध्वनि प्रदूषण को संबोधित किया गया है। यह रिपोर्ट ध्वनि प्रदूषण के 3 प्रमुख स्रोतों को वर्णित करती है। इसके तहत पोत परिवहन, भूकंपीय एयरगन सर्वेक्षण जिसमें कि तेल और गैस अन्वेषण में उपयोग किया जाता है, साथ ही पाइल ड्राइविंग यानी अपतटीय विंड फार्म्स और अन्य समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रस्तावित समाधानों की अगर हम बात करें तो इसमें जहाज के लिए डिजाइन और प्रोपेलर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा परिचालन स्थितियों में सुधार करना चाहिए। मरीन वाइब्रोसिस का उपयोग करना चाहिए। मरीन वाइब्रोसिस नियंत्रित और कम आवृत्ति वाले भूकंपीय संकेतों को उत्पन्न करने के लिए डिजाइन की गई एक तकनीक है। नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है। नामदफा एक नदी का नाम है जो दाफा बूम से निकलती है और नोआ दिहिंग में मिल जाती है। ये राष्ट्रीय उद्यान के ठीक उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। यहाँ सबसे दुर्लभ और लुप्तप्राय आर्किड में से एक ब्लू वांडा पाया जाता है। औषधीय पादप मिशिमी टीटा भी मिलता है। ये विश्व में एकमात्र पार्क है जिसमें 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां मिलती हैं। एक है टाइगर यानी पेंथेरा टाइग्रस, तेंदुआ जिसे पेंथेरा परडुस के नाम से जाना जाता है, हिम तेंदुआ जिसमें पेंथेरा उनसिया के नाम से जाना जाता है, और क्लाउडेड लेपर्ड, असमिया मकैक, सुअर की पूंछ वाला मकैक और स्टंप पूंछ वाला मकॉक भी यहाँ पर पाया जाता है। मिलीसेकंड पल्सर्स। भारतीय खगोलविदों ने 2 नए मिलीसेकंड पल्सर्स की खोज की है। इनकी खोज जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप द्वारा संचालित एक अंतरिक्ष सर्वेक्षण के दौरान की गई है। मिलीसेकंड पल्सर्स यानी MSPs सघन और छोटे न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ये तब बनते हैं जब एक विशाल तारा विनष्ट हो जाता है। इन्हें पल्सर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदों का उत्सर्जन करते हैं। मिलीसेकंड पल्सर्स हर कुछ मिलीसेकंड में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। किसी क्षेत्र में MSPs की पर्याप्त संख्या होने पर उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने की संभावना अधिक होती है। गिलगित पांडुलिपियां। बर्च की छाल और मिट्टी लेपित गिलगित पांडुलिपियां भारत की सबसे पुरानी अस्तित्वमान पांडुलिपियां हैं। इन्हें 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इन पांडुलिपियों में विहित और गैर विहित दोनों बौद्ध कृतियां शामिल हैं। ये कृतियां संस्कृत, चीनी आदि जैसी अन्य भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश डालती हैं। इन पांडुलिपियों में समाधिराज सूत्र और सद्धर्म पुंडरीक सूत्र यानी कि कमल सूत्र सहित अन्य बौद्ध सूत्र शामिल हैं। इन पांडुलिपियों को पहली बार 1931 में कश्मीर के गिलगित में नौपुर गांव में एक प्राचीन स्तूप जैसी संरचना के अवशेषों में खोजा गया था। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। रवांडा, यहाँ की राजधानी है किगाली। रवांडा उत्तर में युगांडा, पूर्व में तंजानिया, दक्षिण में बुरुंडी और पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से घिरा हुआ है। रवांडा पूर्व मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित एक भू-आबद्ध देश है। इसे अक्सर हजारों पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। रवांडा की प्रमुख नदियां हैं अकागेरा, अकन्यारू, बेस, रुबीरो, रुहवा और रुसीजी, और प्रमुख झीलें हैं किवू, रुहोंडो और मुगेसेरा, और सबसे ऊंची चोटी है माउंट कारिसिम्बी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।